ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे 2 बार ब्रेन टेस्ट हुआ। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी आगे जो लिखती है इसे हम पढ़ेंगे। सन 1965 में मेरे दिमाग का टेस्ट रामतीर्थ हॉस्पिटल में कराया गया। उस समय पीठ से एक बोतल पानी निकाला गया, जिस कारण मेरी पीठ कमज़ोर हो गई। रिपोर्ट मिली कि इसका दिमाग ठीक है। आराम के बाद भी मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। दिन प्रतिदिन दर्द बढ़ता गया। उसी समय मम्मा अव्यक्त हुई। आखिर मेरी चाची ने कहा कि तुम मुंबई आ जाओ, मुंबई में डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं जैसे तैसे मुंबई पहुंच गई। मेरी चाची का लड़का बहुत बुद्धिमान था। वह समझ गया कि इसको क्लास में जाने नहीं दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इसीलिए दिमाग में तनाव रहता है। तो वह रोज़ मुझे और चाची को सुबह टैक्सी में सेंटर पर छोड़ आता था। मैं 6 महीने मुंबई में रही। फिर उसने कहा कि एक बार ब्रेन का टेस्ट कराना चाहिए। वह एक पारसी डॉक्टर के पास ले गया। वह डॉक्टर मुझे देखकर अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि यह महिला इतने साधारण वस्त्रों में। वह कहने लगा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब महिलाएं इतने साधारण वस्त्र पहनेंगी तब दुनिया बदलेगी। मैंने कहा, अब तो दुनिया बदलने वाली ही है। वह मेरी बात बहुत उत्सुकता से सुनने लगा। लेकिन दूसरा डॉक्टर उसको कहने लगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, घर बार छुड़ाती है, और कई उल्टी बातें सुनाने लगा। तो पारसी डॉक्टर ने उसकी बातें नहीं सुनी और मेरे से कहा, मैं समझता हूँ कि आपका दिमाग खराब नहीं है, फिर भी आपके परिवार वालों को सर्टिफिकेट देना है, इसीलिए टेस्ट करना ज़रूरी है। मेरा टेस्ट पूरा हुआ और वह पारसी डॉक्टर फूल माला लेकर आया और मेरे गले में डालकर कहा, यू आर ऑल ओके, ब्रेन इज़ वेरी ओके। अर्थात आप बिल्कुल ठीक है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। इस प्रकार मैं मुंबई में 1 साल रही। उसके बाद वापस दिल्ली आई। आखिर लौकिक बंधन टूट गया। आखिर मेरे बंधन टूटने का समय भी आ गया। मैंने दोनों बच्चियों को टिकट देकर ट्रेन में बिठा दिया और कहा कि स्टेशन से रिक्शा लेकर चंद्रमणि दादी के पास आश्रम पर चले जाना। खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, सिर्फ एक बैग में कपड़े डालकर भेज दिया था। दादी चंद्रमणि को आश्चर्य लगा कि यह दिल्ली से अकेली आई है। 2 बेटों को भी अपनी लौकिक माँ के पास अमृतसर भेज दिया। बच्चों को भेजने के बाद मैं फ्री हो गई और मुझे प्रबल संकल्प आने लगा कि कैसे भी यहाँ से छूटूं। मैंने पटना जाने की योजना बनाई। मैंने जगदीश भाई को कहा कि मेरे पटना जाने के टिकट बना दे। जगदीश भाई ने कहा, तुम स्टेशन पर आ जाना, मैं टिकट लेकर स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा। पता नहीं उस दिन पति घर से बाहर गया ही नहीं, इसीलिए मैं घर से बाहर जा नहीं सकी। फिर दूसरे दिन जगदीश भाई को फ़ोन किया कि कल ज़रूर टिकट करा देना, मैं ज़रूर आ जाऊँगी। दूसरे दिन मैं छोटी सी अटैची लेकर दोपहर 12 बजे घर से निकल गई। पति को पता पड़ा तो वह ढूंढता हुआ मेरे पीछे आया, लेकिन गलियों में होती हुई छिप छिपाकर पति से बचते हुए बस स्टैंड पर पहुंची। बस पकड़कर कमलानगर न जाकर दूसरे सेंटर पर गई। उसी रात को पटना मेल में बैठकर पटना पहुंच गई। उसी दिन से पति और घरवालों के बंधन से मुक्ति मिल गई। कुछ वर्षों के बाद बच्चे मुझे वापस आने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे, क्योंकि मकान, पैसे, जेवर, लॉकर्स आदि सभी मेरे नाम पर ही थे।
रिश्तेदारों ने समझा कि इसने सब कुछ ब्रह्मा कुमारियों को दे दिया होगा। इसलिए बच्चे बार बार मेरे पास आकर तंग करने लगे। एक बार बड़ा बेटा आया क्योंकि उसकी शादी थी। शादी में जेवर चाहिए थे। बेटा बड़ी दादी के पास जाकर दीदी से पत्र लिखवा कर आया। उस समय मैं विराटनगर नेपाल में थी। वह वहाँ आया और दीदी का पत्र दिखाया। बड़ी दीदी ने पत्र में लिखा था कि बच्चे की शादी है तो उसको कुछ जेवर आदि दे दो। मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा से पूछा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे बाबा की टचिंग हुई कि मुझे जाना चाहिए। मैं बेटे के साथ दिल्ली आई। मैं सेंटर पर ठहरी। बच्चा घर गया। अगले दिन बेटे को लेकर बैंक गई। मेरे लॉकर्स में जो कुछ था सब उसको दिखाया। वह देखकर हैरान हो गया क्योंकि हीरे, मोती, सोना, जेवर सब उसमें थे। बेटे ने सुना था कि माँ ने सब कुछ ब्रह्मा कुमारियों को दे दिया है। मैंने कहा, तुमको जो चाहिए, जितना चाहिए उठा लो। वह उठाने में संकोच करने लगा। थोड़े समय तक उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे, क्या ले और कितना ले। फिर उसने आधा लिया और कहा कि हम दोनों भाइयों के लिए लिया है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने एक क्षण सोचा और कहा, मम्मी आप तो 3 लोग हैं। फिर उसने जो लिया था उसमें से निकालकर मेरे में डाल दिया। वह अपना लेकर चला गया। मकान भी लड़कों के नाम लिख दिया और कागजात भी उन्हें दे दिए। वे सब खुश हो गए। मैंने अपना हिस्सा जो मिला था उसको लेकर लॉकर्स ख़त्म करके हमेशा के लिए लौकिक संबंध और बंधन दोनों तोड़ दिए और निश्चिंत होकर बाबा की सेवा में व्यस्त हो गई। बाबा के अंतिम दिनों की स्थिति का अनुभव। सन 1968 में मैं बाबा से मिलने आई। उस समय मुझे बाबा अलग दिखाई पड़ते थे। मुझे लगता था कि बाबा बदल गए हैं, पहले वाले बाबा नहीं हैं। एक दिन मैं और न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन बाबा के कमरे में गए। बाबा एकदम मगन अवस्था में थे। पहले कभी बाबा के कमरे में जाते थे तो बाबा कहते थे, आओ बच्चे आओ। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक खड़ी रही, परंतु बाबा ने कुछ नहीं कहा। हमें महसूस हुआ कि बाबा का शिव बाबा के साथ बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बहुत तल्लीन अवस्था में है। इसीलिए हम बाबा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जाने की सोच ही रहे थे कि बाबा की नज़र हम पर पड़ी तो बाबा ने कहा, बच्ची आई हो। इतना कहकर फिर शिव बाबा की याद में मगन हो गए। हमें लगा कि बाबा उपराम हो गए हैं। एक दिन बाबा क्लास कराकर बाहर आ रहे थे और बाबा के साथ लच्छू बहन और ईशु बहन थी। उस समय मुझे एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। बाबा के पाँव धरती से बहुत ऊपर दिखाई पड़ रहे थे और इन दोनों बहनों के पाँव बहुत नीचे धरती पर दिखाई पड़े। मैं यह दृश्य बहुत ध्यान से देखने लगी और ऐसा लगा कि बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन गए हैं, एकदम इस दुनिया से उपराम हो गए हैं। बाद में मैंने बहुत भाई बहनों को भी बताया कि बाबा की अवस्था बहुत ऊंची हो गई है। बाबा संपूर्ण फरिश्ता दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बाबा के अंतिम दिनों की स्थिति को भी मैंने देखा। यह मेरा सौभाग्य है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा कितने निरअहंकारी थे। तिनसुकिया आसाम से ब्रह्मा कुमारी सत्यवती बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।